नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन और सरकार दोनों ही जगह पे बड़े बदलाव होने वाले हैं। और ये बदलाव किस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है पूरे देश भर में वो अब उतना इफेक्टिव नहीं रह गया है जितना इफेक्टिव उसको होना चाहिए था। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल में जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन था वो बहुत मजबूत था, लेकिन तीसरे कार्यकाल तक आते आते वो संगठन प्रभावी नहीं रह गया। तो संगठन में बड़े बदलाव होंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश स्तर पर भी बड़े बदलाव होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे बदलाव को लीड कर रहे हैं और उनके एक्शन से भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है। खलबली इसलिए मची हुई है कि पता नहीं कब किसकी छुट्टी हो जाए, और कुछ लोग चाहते भी हैं कि कुछ लोगों की छुट्टी हो जाए क्योंकि उसके बाद फिर नए लोग आएंगे। लेकिन एक और खबर आ रही है, एनडीए की बैठक हुई, आप लोगों ने देखा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको संबोधित किया, उसमें अमित शाह की बहुत तारीफ की गई। हाल में ही अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही दिन दोनों राष्ट्रपति से मिलकर के आए। 5 तारीख भी निकल गई, कुछ बड़ा होगा कुछ बड़ा हुआ नहीं। तो होगा क्या, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है और वो सवाल ही बनकर के रह जाएगा। इसलिए सवाल बनकर के रह जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिजिम में एक चीज देखने को मिली है, भाई अंदर की खबर नहीं लीक होती, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, अंदर जो बातचीत होती है उसके आधार पे बहुत सारे लोग बाहर आकर के नाम नहीं छपने की शर्त पे बताते हैं कि भैया अंदर ये बात हुई। अब यहां से आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि क्या क्या होने वाला है पार्टी के अंदर। तो पार्टी में एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, एकदम डिले होता जा रहा है। बीच में खबर आई थी कि आरएसएस और भाजपा के बीच में समन्वय नहीं बैठ पा रहा है। हालांकि अब वो बात नहीं है। खबर यह भी आ रही है कि आरएसएस और भाजपा के बीच में समन्वय बैठ गया है। जिसको बनाना है उसका नाम लगभग फाइनल है, उसका चुनाव हो भी जाता, लेकिन तब तक उपराष्ट्रपति का चुनाव आ गया। अब धनखड़ के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा उपराष्ट्रपति चुनना है जो संघ के बैकग्राउंड से आता हो, या तो एकदम एनडीए के किसी साथी दल का हो, या भाजपा अगर उसको चुनेगी, भाजपा के कोटे में वो रहेगा, तो फिर ऐसा उपराष्ट्रपति होगा जो आरएसएस बैकग्राउंड से आता हो। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक करके पीता है। इसी बीच एक खबर और आई, जब वसुंधरा राजे 2 बार लगातार दिल्ली पहुंची और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात तो उन्होंने अमित शाह से भी की थी, जेपी नड्डा से भी की थी, लेकिन प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। तो इसको लेकर के एक बातें चली कि क्या राजस्थान में मुख्यमंत्री बदला जाएगा। हालांकि राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने लायक तो है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस सोच करके भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे मुख्यमंत्री बनाया था वो परफॉर्मेंस उतना बढ़िया उनका है नहीं। समन्वय बन नहीं पा रहा है पार्टी के अंदर, मंत्रियों के अंदर, सीनियर नेताओं के अंदर। अब चूंकि बहुत जूनियर पड़ जा रहे हैं और जो सीनियर नेता हैं उनकी बात सुन भी नहीं रहे हैं, तो दोनों चीजें बड़ी गड़बड़ चल रही हैं। तो राजस्थान में जाहिर सी बात है कि कुछ संघ बैकग्राउंड के भारतीय जनता पार्टी के कोर नेताओं को मंत्री बनाया जाएगा ताकि मुख्यमंत्री का बचाव कर सके, और मुख्यमंत्री अगर कहीं पे निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो फिर वहां पे ये लोग उनकी मदद कर सके। वसुंधरा राजे के आने के पीछे कई सारे रीजन लोगों ने लगाए कि हो सकता है कि उनको उपराष्ट्रपति बनाया जाए, सत्ता में वापसी हो। तो सत्ता में वापसी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वसुंधरा राजे के बेटे जो हैं उनकी राजनीति सेट होने जरूर जा रही है। जगदीप धनखड़ के बारे में, वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी की पहली नेता थी। उन्होंने राज्यपाल बनने का भी विरोध किया था और उपराष्ट्रपति बनने का भी विरोध किया था। तब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के बीच में और वसुंधरा राजे के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। आप लोगों ने नारा सुना होगा ना कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। जब ये सब कुछ हुआ तो जाहिर सी बात है कि वो जमना आपस में स्वाभाविक भी नहीं था। लेकिन वसुंधरा राजे को फिर से बुलाया गया है, फिर से उनको लेकर के और उनके ओपिनियंस को लेकर के पार्टी गंभीर हुई है। और जगदीप धनखड़ जब बीच में राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ा उनको,
तो वसुंधरा राजे की राजनीतिक सूझबूझ की जो परीक्षा थी, एक बार फिर से वो उसमें सफल हो गई है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं पार्टी को लगा होगा कि देखिए वसुंधरा जी ऐसा नहीं है कि वो गलत विरोध कर रही थी जगदीप धनखड़ का, वो भी ठीक विरोध कर रही थी जगदीप धनखड़ का, और वो हुआ भी। तो आइए थोड़ी सी कुछ बातें समझते हैं और फिर देखते हैं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं भाजपा के अंदर। ये सब इनसाइडर जो हैं वो ट्रैक करके बता रहे हैं कि कैबिनेट में जो है वो भी बदलाव होगा। क्यों होगा? बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी में इस बार जिनकी परफॉर्मेंस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत नाराज है, और बहुत कद्दावर ऐसे सांसद हैं जिनको प्रधानमंत्री ने मंत्री नहीं बनाया हुआ है। तो कुछ कद्दावर नेता मंत्री भी बन सकते हैं। वो कद्दावर नेता कौन होंगे यह तो प्रधानमंत्री ही जानेंगे, लेकिन दो युवा नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। युवा नेता में कौन? एक अनुराग ठाकुर को, एक अन्नामलाई को। या तो इन दोनों को सरकार में मिलेगा, या तो एक को सरकार में मिलेगा बड़ा दायित्व और एक को संगठन में मिलेगा। ये इतना तय हो चुका है। हालांकि तेजस्वी सूर्या के बारे में भी बात की जा रही है, हो सकता है कि उनको भी कुछ दिया जाए। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि नई पीढ़ी की लीडरशिप तैयार हो, क्योंकि जब तक आप नई पीढ़ी की लीडरशिप को काम करने की क्षमता पे परखेंगे नहीं, तब तक आप नहीं जान पाएंगे कि कौन सा कैपेबल है, कौन सा कैपेबल नहीं है। हालांकि कई सारे मुख्यमंत्री जो हैं, जो नए मुख्यमंत्री बनाए थे भाजपा ने हाल फिलहाल में अपने इस पूरे प्रधानमंत्री के टेन्योर में, जब से मोदी आए हैं, तो खरे भी उतरे हैं। जैसे देवेंद्र फडणवीस हो गए, योगी आदित्यनाथ हो गए जी हो गए, और धामी हो गए, और भी कई सारे। तो इसी तरीके से नया नेतृत्व उभारने की कोशिश कर रही, क्योंकि 50% ऐसे महासचिव हैं जो हटने हैं। उसमें से तो कई ऐसे भी हैं जो मंत्री बन गए, कई ऐसे भी हैं जो बहुत वृद्ध हो चुके हैं, वो सक्षम नहीं है उतना काम करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय महासचिवों का क्या महत्व होता है, इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट के बाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद अगर कोई सबसे ताकतवर पद होता है तो वो भाजपा के उपाध्यक्ष का नहीं होता। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को मैं उतना बड़ा पद नहीं मानता जितना महासचिव का पद होता है। तो हो सकता है कि अन्नामलाई को महासचिव बनाया जाए। तो इसीलिए दिल्ली में खलबली मची हुई है कि भाई किसकी छुट्टी होने वाली है, और कोई बोलने को भाजपा में तैयार नहीं है। सार्वजनिक तो आप चू चा भी नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सार्वजनिक कुछ बोलेंगे तो समझ जाओ कि और बुरा हो जाएगा। इसको कहते हैं संगठन। अच्छा, नड्डा जी का गड्ढा भी भरना है। नड्डा जी का गड्ढा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि नड्डा जी ने अपने कार्यकाल में, जो उनका दूसरा वाला कार्यकाल चल रहा है, इसमें इन्होंने संगठन के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अब भैया जोड़ तोड़ करके कब तक काम चलता रहेगा कि इसको ले आ लो, उसको हटा दो, इसको प्रचार में लगा दो, यहां चले जाएंगे, फिर मोदी चले जाएंगे, फिर 4-5 बड़े स्टार प्रचारक चले जाएंगे, नैया पार हो जाएगी। नैया इससे पार होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और सबसे बड़ा थ्रेड जो है वो बिहार में है और उत्तर प्रदेश में। यहां से 120 सीटें आती हैं लोकसभा की, और इन दोनों ही राज्यों में चुनाव होना है। अभी बिहार में तो हाल फिलहाल में ही चुनाव होना है, और उत्तर प्रदेश में जो है 2027 में चुनाव होना है। तो वो भी बहुत दूर नहीं है, कुल मिला जुला करके 1-1.5 साल का और समय बचा हुआ है। 25 मान लीजिए आप, एक खत्म ही है, पूरा 26 और 27 जनवरी मार्च और के आसपास जाते जाते चुनाव हो जाएगा। यहाँ पे भी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के बड़ी समस्या है। प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे भी नहीं चुना गया है, तो प्रदेश अध्यक्ष को चुनना है। और जब सारे प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष चुन जाएगा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी चुन जाएगी, तो उसके बाद अन्य सारे पद भरे जाएंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्या क्या अखबार वाले लिखते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के साथ ही संगठन और सरकार में कई बड़े बदलाव संभव। ठीक है, सूची भी भेज रहे हैं अलग अलग प्रदेशों से लोग। अध्यक्ष के चयन के बाद संगठन और सरकार में बड़े बदलाव हो सकते हैं। नए अध्यक्ष के चयन के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन होगा, उसी से जिससे गडकरी जी को बाहर निकाल दिया गया था। तो बड़ा बवाल मचा था कि गडकरी को क्यों निकाल दिया। उसके बाद राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी, चुनाव समिति की नियुक्ति होगी, और जो चुनाव समिति की नियुक्ति होगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की नियुक्ति होगी, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी, ये आगे चल करके 2029 का चुनाव करवाएंगे, और उसके बाद जो भी राज्यों का चुनाव पड़ेगा वो भी करवाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सोच समझ के कर्मठ व्यक्ति को खोजा जा रहा है। सिर्फ जातिगत समीकरण नहीं बैठाया जा रहा है, उसके साथ साथ ये भी बैठाया जा रहा है जो काम कर सके, जो परफॉर्म कर सके। नड्डा जी के रिजिम में आपने देखा होगा कि जब भी कोई बड़ा फैसला लेना है तो भैया अमित शाह के पास जाना पड़ेगा, अमित शाह के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ फैसले हैं जिसमें पार्टी के बड़े लोग बैठ करके फैसले लेंगे तो अच्छा ही होगा,
लेकिन हर चीज के लिए उनके पास जाना होगा तो फिर उनके ऊपर एक अतिरिक्त दबाव पड़ रहा था, और उस दबाव से अगर निकलना है, उस दबाव से बाहर अगर आना है, तो एक सुलझा हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए। हालांकि नाम तो इतने लोगों के चल चुके हैं कि नाम लेना अब सही नहीं है, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत जल्दी हो जाएगा। अब जहां तक उपराष्ट्रपति की बात है, तो उपराष्ट्रपति में दो नाम सबसे प्रमुखता से चल रहे हैं। एक नाम चल रहा है जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का, और दूसरा नाम चल रहा है कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का। अच्छा, गहलोत साहब जो हैं वो एससी बिरादरी से आते हैं, तो वो भी सूटेबल है, बहुत सही फंक्शन में है। और जो मनोज सिन्हा है वो सामान्य जाति से आते हैं। तो मनोज सिन्हा को अगर उपराष्ट्रपति बनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है और बिहार, इन दोनों को साधने की बात होगी। तो उनकी जो, अच्छा, एक उम्र भी उनकी 66-67 साल है, और भारतीय जनता पार्टी के दोनों शीर्ष नेताओं से उनकी बहुत अच्छी जमती भी है, कोई क्लेश भी नहीं है, संघ से आते भी हैं, अनुभव भी है, पढ़े लिखे भी हैं, अंग्रेजी हिंदी का ठीक ठाक ज्ञान भी है उनके पास। ठीक ठाक ज्ञान का मतलब क्या है, वो बीटेक एमटेक है बीएचयू से, तो जाहिर सी बात है कि उन दोनों पे भाषा पे पकड़ है उनकी। उनको बनाने की बात चल रही है। और दूसरी तरफ बात यह भी चल रही है कि थावरचंद गहलोत को अगर बनाया जाता है, हालांकि उनकी उम्र ज्यादा है, 77 साल की उम्र के हैं, तो उनको बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा इसमें थोड़ा सा संशय है, लेकिन उनका नाम चल रहा है। इसलिए चल रहा है क्योंकि वो एससी समुदाय से आते हैं, तो वहां पे भी एक मैसेजिंग करने की कोशिश की जा रही है। तो इन दोनों में से कौन बनेगा किसी को पता नहीं है, अंत समय पे कोई भी बन सकता है। राजनाथ सिंह का भी नाम चल रहा है, नाम तो बहुत सारे चल रहे हैं, कौन बन जाएगा कोई भरोसा नहीं। लेकिन इन दोनों लोगों का नाम जो है, उसको बहुत सारे पार्टी के और संगठन के लोगों ने रिकमेंड किया कि इन दो में से किसी एक को चुन लिया जाए। एक सप्ताह में 2 बार दिल्ली गए राजस्थान के सीएम। अच्छा, राजस्थान के सीएम साहब भी 2 बार दिल्ली जा चुके हैं। अच्छा, भजन लाल शर्मा से हकीकत कहा जाए तो जितनी मेरी बातचीत हुई है राजस्थान के दोस्तों से, किसी ने नहीं कहा कि इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। कुछ लोगों ने कहा कि ठीक ठाक है, सो है, बहुत खराब भी नहीं है, बहुत अच्छे भी नहीं है, लेकिन अच्छा चाहिए। राजस्थान में एक समस्या है ना दोस्त, हर 5 साल में बदल देते हैं राजस्थानी सरकार को। तो हर 5 साल में बदल देते हैं, तो अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुख्यमंत्री और उसका परफॉर्मेंस नहीं रहेगा, तो भैया अगली बार सरकार बदल जाएगी वहां पे। और भाजपा ये नहीं चाहती। भाजपा चाहती है कि इस मिथ को तोड़ दिया जाए कि राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। तो इस मिथ को तोड़ोगे कैसे? परफॉर्म करके। अगर परफॉर्म नहीं करोगे तो ये मिथ नहीं टूटने वाला है। तो ये जो चीजें हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और झारखंड, इन चारों जगह पे भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान संगठन है वो बहुत अच्छा नहीं है। अगर अच्छा होता तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष को घेरने में बहुत सक्षम होता। उत्तर प्रदेश में तो हाल ये है कि यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको आधे लोग जानते ही नहीं कि ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, जबकि इससे पहले स्वतंत्र देव सिंह थे, चाहे इससे पहले चंदौली वाले थे पांडे जी, चाहे उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य थे। ये लोग ऐसे प्रदेश अध्यक्ष जिनको लोग जानते थे। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह तो ऐसे प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग बड़ी मेहनत करते थे। वर्तमान वाले क्या करते हैं, कोई खबर ही नहीं आती है कि प्रदेश अध्यक्ष ने किसी को हटाया, किसी को जोड़ा, किसी को डांटा। तो ये भाजपा इस चीज से बहुत गंभीरता से जूझ रही है। और उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी हो जाएगी। वर्तमान में लोकसभा चुनाव में भाजपा का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है। अखिलेश यादव पीडीए डीडीए एलडीए बना करके अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। तो यहां पे मजबूत संगठन चाहिए जो 27 में चुनाव करा सके। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो डंडा है वो चल रहा है ना, और ये डंडा चलता रहना चाहिए। मंत्रालय का मैंने बता ही दिया कि कई सारे मंत्री हैं जिनका परफॉर्मेंस खराब है। अब मोदी जी का कभी कभी क्या होता है कि अच्छा कुछ दिन रुक जाओ, इनको टेस्ट कर लो, साल भर हो गया है, अब पता नहीं टेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, उनको निकालेंगे, क्या करेंगे। एनडीए को भी आज संबोधित करने का, कल जो संबोधित किया, उसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन यही था कि एकजुट रखना चाहते थे। हाल फिलहाल में जितनी भी घटनाक्रम हुए हैं, जितनी भी चीजें हुई हैं, ऊपर से उपराष्ट्रपति का चुनाव है, तो वो अभी चाहेंगे कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस वाले कोई सेंध न लगा दें, कोई उम्मीदवार उतार करके। हालांकि कांग्रेस कोशिश करेगी कि या तो वो आंध्र प्रदेश से कोई उम्मीदवार दे, या तो वो बिहार से कोई उम्मीदवार दे, ताकि नीतीश के लिए समस्या पैदा हो, या
फिर चंद्रबाबू नायडू के लिए समस्या पैदा हो, कांग्रेस इसमें माहिर है। तो देखिए होता क्या है, लेकिन एक चीज है कि सब कुछ बड़ा ड्रामेटिकल हो रहा है और भाजपा में बदलाव बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारे पार्टी संगठन के लोगों से बात कर रहा हूं, वो लोग कह रहे हैं संगठन में कुछ हो ही नहीं रहा है, मजा ही नहीं आ रहा है, पुराने लोग जहां हैं वहीं बैठे हुए हैं, वो हटे तो कुछ हो उस पे। आप लोगों का इस पे क्या विचार है, किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? हालांकि हमारे और आपके सोचने से तो बनाएगी नहीं भाजपा, लेकिन फिर भी गेस करने में क्या जाता है, तो गेस करते हैं, देखते हैं किसका गेस सही होता है। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, करवाइएगा, और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। मजा फूल आने वाला।